अस्सलाम वालेकुम हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं हूं मोहम्मद उरैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करता हूं। ये कुछ बेसिक जो है ना सिंपल एक सब्जेक्ट हमारे पास आ गया था अकाउंटिंग का, जिसके अंदर बहुत ही लड़कों को और गर्ल्स को जो है ना बहुत प्रॉब्लम हुई। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर आप जो है ना एनालाइज़ करना सिखाएं, ट्रांजेक्शन को एनालाइज़ कैसे किया जाता है। तो हम इसी लेक्चर के अंदर हम जो है ना ट्रांजेक्शन को एनालाइज़ करना सीखेंगे। कोई भी अकाउंट्स अगर आपको दिए गए हैं तो आपने किस तरह उसको एनालाइज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, उसी तरह से उसी बेस पर हम आज बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, क्योंकि देखें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आप असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं जिसके 10 मार्क्स होते हैं। वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं क्योंकि वो आपको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट्स बेस पर अगर आप किसी को डिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद इंडिपेंडेंट ना होंगे, तो फिर आप जो है ना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है उससे पहले देखिए, हमने जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंट है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें कहती क्या है, ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मेजर business activities, process the data into the reports and communicate the results to people, users and decision makers। ये हमारे पास जो है ना एक अकाउंटिंग की जो है ना सिंपल डेफिनेशन है। इस तरह से और भी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं इसकी। अगर हम इसको ये कहें, हम इसको सिंपल एक लफ्ज़ में भी ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस दैट जनरेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। और देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू यू डिफाइन द अकाउंट डेफिनेशन। तो हमारे पास जो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है, जो अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो देखिए ना, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर जो है ना डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट्स के अंदर जब भी आप एनालाइज द ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको इस बेस पर अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अकाउंटिंग की इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। तो अकाउंटिंग की इक्वेशन के लिए आपको एसेट्स का पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द एसेट्स एंड व्हाट इज़ द लाइबिलिटीज़ एंड व्हाट इज़ शेयर होल्डर इक्विटी या स्टॉक होल्डर इक्विटीज़ या कैपिटल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इक्वेशंस आपको मालूम होना चाहिए। हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और ये आप जो इसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा। हम बात करेंगे जो है ना एनालाइज द ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे एसेट्स के अंदर हम एसेट्स है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ये सारे जो इन्वेंट्री है, नॉट रिसीवेबल, ये सारे हमारे पास जिस प्रीपेड एक्सपेंस, लैंड बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, रिकॉर्ड टू ए कॉस्ट, ये सारे के सारे हमारे पास किस में आते हैं, जो है ना एसेट्स के अंदर आते हैं। और लाइबिलिटीज़ के अंदर जो चीज़ें भी हैं ना वो सारी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जैसे कि नोट पेएबल हो गया हमारे पास। ठीक है, अकाउंट पेएबल हो गया। ये इसकी जो जो स्टेटमेंट्स है वो आप रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है ना सिर्फ एनालाइज करेंगे। उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि एक्यूरेट लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, अब स्टॉक होल्डर, ये थर्ड पर्सन है। स्टॉक होल्डर इक्विटी जो कि खुद ऑनर जो करता है, ऑनर क्लेम्स जो है द एसेट्स टू ऑफ अ कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग। ठीक है, इसके बाद कॉमन स्टॉक होता है, रिटर्न अर्निंग होती है, डिविडेंड्स होते हैं, रेवेन्यू होती है, एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पे सारी इसकी एक एक चीज़ें मीनिंग लिखी हुई देखिए ना। रेवेन्यूज़ क्या मकसद है रेवेन्यू से, कि इंक्रीज इन और इनफ्लो ऑफ एसेट्स विल इवेंचुअली इंक्रीज स्टॉक होल्डर इक्विटी। एग्जांपल सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गई। ठीक है, बेनिफिट, रेवेन्यू का मतलब होता है बेनिफिट। ठीक है, एक्सपेंस है, गेन है, लॉस है। अब यहाँ पे रूल्स आप समझ लीजिए कि जब भी जो है ना अगर एसेट्स हो गए वो डिक्रीज़ होते हैं, डेबिट में होते हैं। जब बढ़ते हैं तो वो, जब एसेट्स जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये जो एरो का निशान है अपर साइड है, यानी कि इंक्रीजिंग साइड है, यानी कि ए फॉर एसेट्स। अगर एसेट्स जो अगर इंक्रीज़ होते हैं तो ये हमारे डेबिट के अंदर जाएंगे। ठीक है, और अगर एसेट्स जो हमारे डिक्रीज़ होते हैं तो वो किस में जाएंगे, हमारे क्रेडिट के अंदर जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर इस तरह लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट के अंदर जाती है, और अगर डिक्रीज होती है तो वो डेबिट के अंदर आती है। अब डेबिट का दूसरा नाम है डेबिटर। ठीक है, ओ सॉरी, डेबिटर्स को नहीं कहेंगे, हम डेटर कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो है ना इसको ज़्यादातर जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर डेटर, डेबिट को डेबिटर किया जाता है। उसके बाद आता है इनइक्वलिटी, जो अगर इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट में जाएगा, अगर डिक्रीज़ होगी तो वो डेबिट में आएगा। इसी तरह रिवेन्यू है, चार्ट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर इंक्रीज़ होगा
अगर रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में आती है और डिक्रीज़ होती है तो डेबिट के अंदर आती है। अब क्रेडिट और डेबिट क्या है, ये जो है ना एक अमाउंट पेबल जिसके अंदर होता है, जिससे हमारा एक एटीएम कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट के अंदर भी एक पूरा लेक्चर है जिसके अंदर जो है ना आप समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं यूजिंग द अकाउंट इक्वेशन के ऊपर। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो एनालाइज करना है ना हमें अकाउंट को, जो ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है वही यही चीज़ है। देखिए यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय हैरिसन्स एंड। अब ये देखें, एनालाइज ऑफ एयर एंड सी ट्रेवल्स इनकम ट्रांजेक्शन से प्लेन ए के अंदर डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब आपको जो है ना ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल दी गई होगी। अब ट्रांजेक्शन के अंदर आपके पास 10 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, 20 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं और आपके पास 10 भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। वन बाय वन हम जो है ना हर ट्रांजेक्शन को रीड आउट करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। लेट्स सी हम किस तरह इसको एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास देखें, फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन जो है वो क्या कहती है कि इशूड स्टॉक टू द ओनर्स हु इन्वेस्टेड $50,000 कैश इन द बिजनेस। अब जो हमारे पास ओनर है उसने जो है इन्वेस्ट कर दिया 50,000 रुपये अपने बिज़नेस के अंदर। कोई भी एक, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी एक बिजनेसमैन है वो अपना एक कारोबार खोलता है तो वो कारोबार के लिए क्या करता है, उस इदारे को, उस जगह को क्या करता है, बिज़नेस को अपने इन्वेस्ट करता है उस बिज़नेस के अंदर। अब उस बिज़नेस के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट क्या की, 50,000 की। अब हम इसको जब एनालाइज करेंगे तो आप देख लीजिएगा, अकाउंट नंबर 2 है, बोल रहा है कि पेड कैश। अब पेड कैश इसने कितना किया है, 40,000 रुपये इसने लैंड का जो जगह का किराया है ना वो पेड कर दिया, यानी कि पेड रेंट। कैश का जो रेंट है ना, मतलब जो जगह का जो इसका रेंट था वो 40,000 रुपये था, ठीक है। तो उसने 40,000 रुपये दे दिया। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या कह रही है कि बोथ 500 ऑफ ऑफिस सप्लाइज ऑन अकाउंट। अब इसने 500 के जो ऑफिस सप्लाइज ऑन अकाउंट से जो खरीद लिए फोर्थ अकाउंट में। अब देखिए ना, आपको ये रीड आउट करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपने एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपने जो ट्रांजेक्शन है एनालाइज करनी है तो मस्ट बी रीड एंड केयरफुली। सो फोर्थ ट्रांजेक्शन ये कहती है कि रिसीव्ड $5,500 कैश फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर सर्विस रेवेन्यू अर्न। अब 5,500 किससे, कस्टमर से उसने सर्विस रेवेन्यू जो अर्न किए थे वो क्या कर दिए, रिफीज कर दिए। यहाँ पे देखें, अभी इसी तरह से 5 अकाउंट क्या कहता है, परफॉर्म सर्विस ऑफ फॉर कस्टमर्स ऑन अकाउंट। 3,000 रुपये परफॉर्म सर्विस किया फॉर कस्टमर ऑन अकाउंट, 3,000 रुपये। अब 60 में हमारा पेज नंबर 6 में हमारा बोलता है पेड कैश एक्सपेंसेस रेंट 1,100 एंड एम्प्लॉय सैलरी जो थी वो थी 1,200। यूटिलिटीज़, अब यूटिलिटीज़ क्या होते हैं, जो हमारे बिल पेज होते हैं, बिल होते हैं हमारे पास, जो जगह का जो बिल होता है, एक्सपेंस होता है, वो हमारे पास उसका कितना है, 400 है। एंड 7th पे हमें बोल रहा है कि 400 रुपये उसने पेड किया ऑन द अकाउंट पेबल क्रिएटेड इन द ट्रांजेक्शन नंबर 3। अब देखें ट्रांजेक्शन नंबर 3 के अंदर आप बात समझिएगा, जो ऑफिस सप्लाइज था उसने कितने उधार पे लिया था, तो 500 रुपये का उसने ख़रीदा था, तो उसको उसने वापस देना था। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 में पेड 400, उसने 400 पेड कर दिया ऑन अकाउंट पेबल क्रिएटेड इन द ट्रांजेक्शन नंबर 3 के अंदर। ओनर पेड पर्सनल फंड्स टू रिमॉडल होम, दिस इज़ नॉट अ ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। अकाउंट नंबर 8 जो ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9 है, रिसीव करा उसने कितना, 1,000 रुपये ऑन द अकाउंट रिसीवेबल क्रिएटेड इन द ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 के अंदर उसने क्या किया, जो ऑन अकाउंट था, परफॉर्म जब सर्विस की थी उसने कस्टमर के साथ, तो उसने कितना रिसीव किया, 1,000 रुपये किया रिसीव फ्रॉम अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर 5 से सोल्ड रेंट फॉर कैश एट इट्स कॉस्ट ऑफ 22,000 एंड 11 पे हमारे को कहता है डिक्लेयर्ड एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ 2,100 टू द स्टॉक होल्डर्स। अब ट्रांजेक्शन नंबर 1 हमारे पास है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 हमारे पास ये देखिए, इशू स्टॉक टू द ओनर्स हु इन्वेस्ट 50,000 कैश इन द बिजनेस। अब इसके जो अकाउंट है, अब देखिए अकाउंट इसका कैश है, ठीक है ना। 50,000 हमारे पास क्या था, कैश था ऑलरेडी। एंड कॉमन स्टॉक, अब कॉमन स्टॉक की जगह पे आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। कैपिटल की जगह पे आप के कॉमन स्टॉक की जगह पे आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल का जो नेचर, अभी एसिड कैश का जो नेचर है ना वो हमारे पास एसिड्स है। अब देखें
जो एनालाइज करने की जो एनालाइज तब किया जाता है, हम ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखेंगे, फिर अकाउंट लिखेंगे। अभी हमने देखे 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमने बना लिए। फर्स्ट कॉलम में हम भी कंसीडर द ट्रांजेक्शंस, एंड सेकंड कॉलम में हम ट्रांजेक्शन के अकाउंट्स जो होंगे वो टाइप करेंगे। थर्ड में हम नेचर्स की होगी, और फोर्थ में हम देखेंगे क्या ये इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और फोर्थ में हम देखेंगे डेबिट या क्रेडिट। तो कैश जो है ना वो फर्स्ट अकाउंट में हमारे को बोल रहा था, कैश जो है ना वो एसिड्स हैं। कैश की नेचर क्या एसिड्स है, जो क्या इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब इंक्रीज़ हो रही है क्यों? क्योंकि वो 50,000 इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश क्या हो रहा है उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास चला जाएगा डेबिट के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा ही अकाउंट है, दूसरा अकाउंट बनेगा कि कॉमन स्टॉक, जो कि इसकी नेचर होती है शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि कैपिटल की जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी है, जो कि इंक्रीज़ हो गई, वो जो क्रेडिट के अंदर चला गया। सेकंड अकाउंट पे उसने बोला था कि 40,000 पे उसने अपना जगह का रेंट दे दिया, किराया दे दिया। तो हर अकाउंट्स के दो जो है ना ट्रांजेक्शन भी बन सकते हैं, और 4 भी ट्रांजेक्शन बन सकते हैं, 4 अकाउंट भी बन सकते हैं एक ट्रांजेक्शन के। ठीक है, तो सेकंड अकाउंट पे हमें कह रहा है कि जो उसने 40,000 पेड किया कैश, तो वो हमारे पास था अकाउंट, तो लैंड हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कैश हो गया। लैंड में हमारे पास बोल रहा है कि जो नेचर है उसकी वो एसेट्स होगी ऑब्वियसली, और जो इंक्रीज़ होगा मतलब कि जो डेबिट में जाएगा, और कैश जो उसका क्या होगा डिक्रीज़ हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस 50,000, क्योंकि उसने जो अपना दिया कैश किस में से दिया, जो उसके पास टोटल अमाउंट थी 50,000 थी, तो टोटल तो 50,000 थी उसने इन्वेस्ट किया था, उसमें से उसने लैंड भी पेड कर दिया, तो वो डिक्रीज़ हो गया ना उसका अमाउंट, यानी कि उसका कैश, तो वो डिक्रीज़ हो गया। तो वो किसके खाते में गया? ओनर के खाते में गया। तो ओनर को क्या बोलेंगे? ये डेबिट नहीं है, क्रेडिट है। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 3 के अंदर उसने क्या किया, बाय किया, यानी बोथ $500 ऑफ द ऑफिस सप्लाइज ऑन अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 के अंदर अब इसकी भी दो अकाउंट्स बनेंगे, एक ऑफिस सप्लाइज और एक अकाउंट पेएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने एक बाय किया था ना 500 का ऑफिस सप्लाइज, किसने? अभी जो ऑन अकाउंट की बात आ जाए तो 1000 की बात हो जाएगी, यानी कि लोन लिया उसने 500 का लोन लेकर, उसने क्या खरीदा? ऑफिस सप्लाइज की जो इन्वेंट्रीज थी उसके अंदर जो उन्होंने इन्वॉल्व की थी, वो उन्होंने क्या किया? खरीद लिया। अब जब उसने 500 का खरीदा उधार में, तो उसने जाहिर सी बात है जब 500 का खरीदा तो ये तो एक जो है ना ऑफिस सप्लाइज तो हमारे पास आ गया एक अकाउंट, जो नेचर उसकी एसेट्स है वो हमेशा इंक्रीज़ हो रही है, तो वो डेबिट के अंदर चला जाएगा। लेकिन अकाउंट पेबल है, जो उसने उधार लिया था वो तो उसको वापस देना है, यानी कि उसको तो पेबल करना है ना 500, तो वो नेचर उसकी जो हो जाएगी वो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। और जब लाइबिलिटीज़ की बात आए तो लाइबिलिटीज़ हमेशा नहीं इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो क्रेडिट के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ट्रांजेक्शन नंबर 4 की। ट्रांजेक्शन नंबर 4 हमारे पास है, रिसीव्ड उसने किया 5,500 कैश फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर सर्विस रेवेन्यू अर्न। तो यहाँ पर अकाउंट इसके फिर दो अकाउंट बना इसका, कैसे? अब इसका जो है ना अकाउंट दो अकाउंट बन जाएंगे इसके, कैसे? कैश भी बन गया और सर्विस रेवेन्यू भी बन गया। आप देखें ना, सर्विस रिसीव किया उसने कैश, अब सर्विस रेवेन्यू मीन्स रिसीवेबल अकाउंट, तो रेवेन्यू हो गया। कैश भी एसिड्स, कैश नेचर एसिड्स हो गई, सर्विस रेवेन्यू की नेचर एसिड्स हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद इसका जो इंक्रीज़ है, एसिड्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो जब एसिड इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट में जाते हैं, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में चला जाता है। उसके बाद दूसरा अकाउंट इसका यही बन रहा है, देखिए ना इसका कैश बन रहा है। ठीक है, कैश जो इसका नेचर है, ठीक है, जो रिटर्न अर्निंग है इसकी, जो आर यू गेटिंग दिस, तो इसकी जो नेचर हो जाएगी कैश की, तो वो एसिड हो जाएगी। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट के अंदर चला जाएगा। रिटर्न अर्निंग है, शेयर और इक्विटी है, तो इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट के अंदर जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 5 है, परफॉर्म कर रहा है सर्विस को फॉर कस्टमर ऑन अकाउंट 3,000 रुपये। ठीक है, अब 5वें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नंबर 5, ये याद रख लीजिएगा आप। अब इसके जो परफॉर्म कर रहा है सर्विस, अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ? नेचर एसिड हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट के अंदर चला जाएगा। सर्विस रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ना, परफॉर्म सर्विस कर रहा है तो अमाउंट अकाउंट के अंदर 3,000 रुपये क्या हो रहा है? इसका रेवेन्यू हो रहा है ना, जनरेट हो रहा है रेवेन्यू यार, तो इसी वजह से ये क्या चला जाएगा? इंक्रीज चला जाएगा, तो क्रेडिट में हो गया। उसके बाद इसके दूसरे अकाउंट्स जो बन रहे हैं, एक तो कैश है, ठीक है, उसके बाद एसेट्स भी है,
रिटर्न अर्निंग भी है, सेम प्रोसेस है। जब एसेट्स जो होंगे वो कैश के अंदर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट के अंदर जाते हैं। रिटर्न अर्निंग अगर शेयर होल्डर है उसकी नेचर आप याद रख लीजिएगा। देखिए ना, अब आपको ये इंसिक्यूज में भी आ सकता है कि आपने ये मस्ट बी नोटेड कि रिमार्क अगर मैं आपको दे देता हूँ कि आपने नेचर से याद करनी है रिटर्न अर्निंग की नेचर क्या होती है, कैश की क्या होती है, लाइबिलिटीज़ की नेचर क्या होती है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो किधर जाता है, डिक्रीज़ होता है तो किधर जाता है, तो आपने यही करना है, ये याद करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, वो कहता है कि पेड कैश एक्सपेंस रेंट 1100, एम्प्लॉय और सैलरी जो है कितनी है, एम्प्लॉय सैलरी 1200 रुपये, यूटिलिटीज बिल भी कितने हैं 400 रुपये। अब यहाँ पे देखें ना 4 अकाउंट्स बना दिए इन्होंने, ऐसे ही है। रिटर्न अर्निंग, रिटर्न एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कितना कितना है, नेचर उसकी एक्सपेंस होगी। जब भी बात करें एक्सपेंस की तो उसकी नेचर भी हमेशा एक्सपेंस हो जाएगी। ठीक है, और अगर रेंट एक्सपेंस हो रहा है तो वो हमेशा इंक्रीज़ ही होता है, डिक्रीज़ नहीं होता है। कोई भी एक्सपेंस डिक्रीज़ नहीं होता, इंक्रीज़ ही होता है। तो इसलिए हमने रेंट एक्सपेंस की बात की, जो इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट के अंदर जाएगा। सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रही है तो वो भी डेबिट के अंदर, यूटिलिटीज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं वो डेबिट के अंदर चला जाएगा। अब डेबिट के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि यार देखिए ना, आप जो बिज़नेस का जो ओनर था उसका जो डेबिट के अंदर अमाउंट है ना वो तो एक्सपेंस खर्चा है ना, खर्चा जब भी होगा तो डेबिट के अंदर जाएगा, और रिसीवेबल अकाउंट जो होगा ना वो कभी जब भी होगा वो क्रेडिट के अंदर आएगा। उसके बाद कैश है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके क्रेडिट अकाउंट में से जा रहा है। जो जितना भी तीनों एक्सपेंस है ना वो उसके जेब में से जा रहा है, तो यानी कि उसके क्रेडिट कार्ड में से जा रहा है, तो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है अकाउंट। उसके बाद है रिटर्न अर्निंग, जो कि शेयर होल्डर है, डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट के अंदर चला जाएगा। कैश एसेट से डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट के अंदर चला जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 7 जो है ना वो पेड कर रहा है 400 ऑन अकाउंट पेबल क्रेडिट इन द ट्रांजेक्शन नंबर 3। जो 500 का उसने ऑफिस सप्लाइज ख़रीदा था अपना, उसके अंदर ऑफिस सप्लाइज के अंदर इन्वेंट्रीज उसने डाली थी, तो वो उसने 400 रुपये उसने क्या कर दिया, पेड कर दिया, तो अकाउंट पेबल हो गया। उसकी जो नेचर होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी, क्या होती है, क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, और इंक्रीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो अकाउंट पेबल में लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट में है, और कैश जब भी डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में चला जाता है। 9 में क्या कहता है, रिसीव्ड 1000 रुपीज़ ऑन द अकाउंट रिसीवेबल क्रिएटेड इन ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब उसने 3000 रुपये जो ट्रांजेक्शन नंबर 5 में जो अर्न किए थे फ्रॉम द कस्टमर, तो उसने उसे 1000 रुपये रिसीव कर लिया, तो उसके पास यहाँ पे देखना कैश जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया, जो डेबिट के अंदर गया, और अकाउंट रिसीवेबल जो है ना वो डिक्रीज़ हो गया, जो क्रेडिट के अंदर चला गया। ट्रांजेक्शन नंबर 10 है, सोल्ड लैंड फॉर कैश एट इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 22,000 कैश है, अकाउंट एक लैंड है। अब कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है और लैंड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी लैंड डिक्रीज़ होता है तो डेबिट क्रेडिट के अंदर चला जाता है, और कैश जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट के अंदर चला जाता है। आई थिंक ये आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद है डिक्लेयर्ड एंड पेड आर डिविडेंड ऑफ 2100 ऑन द थ्रू द स्टॉक होल्डर। रिटर्न अर्निंग है, स्टॉक होल्डर है, ठीक है ना। रिटर्न अर्निंग की जब भी बात होगी तो उसकी नेचर हमेशा स्टॉक होल्डर ही होगी। जो डिक्रीज़ होती है तो डेबिट के अंदर चला जाता है, कैश अगर डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट के अंदर चला जाता है। अब इसको देखो ना, आपने यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, आपको पता होना चाहिए। एनालाइज करने के लिए हमें एसेट्स का पता होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, और स्टॉक होल्डर का पता होना चाहिए। तो जब भी आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप लोग ईज़िली एनालाइज कर सकेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी मुश्किल से आ जाए। और आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और स्टॉक होल्डर स्टॉक होल्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब देखें, एसेट्स के अंदर हमारे पास जो है ना कैश आता है, प्लस अकाउंट रिसीवेबल आता है, प्लस ऑफिस सप्लाइज है, लैंड है, जगह। लाइबिलिटीज़ के अंदर अकाउंट पेबल आ रहा है, कॉमन स्टॉक आ रहा है, रिटर्न अर्निंग आ रही है। टाइप ऑफ स्टॉक होल्डर के अंदर इक्विटी ट्रांजेक्शन है, स्टॉक होल्डर है टू द ओनर, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो ट्रांजेक्शन नंबर में जो था कैश वो 50,000 था। आर यू गेटिंग दिस? तो जो स्टॉक होल्डर की जो है ना, तो ये किस में चला जाएगा, 50,000 कैश जो है वो हमारे पास स्टॉक होल्डर में। एंड जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 थी वो क्या करता, रेंट पेड करा था, तो कैश किया कितना, 40,000 रुपये। जगह का जो किराया था वो 40,000 रुपये माइनस कर दिया इन्होंने,
एंड ऑफिस सप्लाईज जो था उसने 500 का ख़रीदा था, वो 500 का ट्रांजेक्शन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया। एंड अकाउंट पेबल यानी कि जो पेबल देना था उसको वो यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। 50,000 जो उसने देने थे वो कॉमन स्टॉक के अंदर चले जाएंगे उसके। आर यू गेटिंग दिस? तो हमने देखा कि जो ट्रांजेक्शन नंबर 4 थी वो किधर चला गई, फिर ये रिटर्न अर्निंग था जो 55,000 के अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद हमने देखा ट्रांजेक्शन नंबर 6 के अंदर 1100 रुपये उसने क्या किया, पेड जो माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि जो है ना रेंट एक्सपेंस था ना, ठीक है। ये क्या था? रेंट एक्सपेंस था 1100 रुपये, और जो 1200 रुपये था ये भी इसने माइनस किया ट्रांजेक्शन नंबर 6 के अंदर, जो कि सैलरी जो सैलरी एक्सपेंस था हमारे पास। और जो यूटिलिटी जो बिल थे वो 400 रुपये थे, तो वो भी 400 रुपये माइनस कर दिए फ्रॉम द रिटर्न अर्निंग, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन नंबर 7 था -4, यानी कि जो ट्रांजेक्शन नंबर 5 में से जो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में से ट्रांजेक्शन नंबर 3 में से जो 400 रुपये उसने पेड किए वो माइनस कर दिए, जो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर गए, और सॉरी अकाउंट पेबल के अंदर चले गए। और जो हमारे पास अब ट्रांजेक्शन नंबर जो 8 थी वो तो ट्रांजेक्शन थी ही नहीं, क्योंकि जो ना नॉट अ ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं थी। और ट्रांजेक्शन नंबर जो 9 थी वो हमारे पास थी 100,000, जो कि किसके अंदर थे, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर माइनस हो रहे थे, ठीक है। 10 हमारे पास जो ट्रांजेक्शन थी 22,000 थे, जो लैंड के ऊपर जो पेड हो रहा था वो 22,000 पे पेड हो रहा था, तो माइनस कर दिया गया। और 11 ट्रांजेक्शन हमारे पास ये थी कि 21,000 जो है ना डिविडेंड्स थे जो माइनस हो रहे थे वो किसके अंदर चले जाएंगे, रिटर्न अर्निंग के अंदर चले जाएंगे। अब हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब बैलेंस करेंगे तो हमने देखा ना, इसको सबको हमने कैलकुलेट किया 33,300, और ये जो हमारे पास 2,500 और 80,000 मिल बन गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट डेटा के अंदर हमने इन सबको ऐड कर देना है, जो हमारे पास 53,800 हो जाएगा। और यही चीज़ जो है ना बराबर होनी चाहिए किसके, क्योंकि हमने बात की थी जो एसेट्स होते हैं जो बराबर किसके होते हैं, लाइबिलिटीज़ और प्लस स्टॉक होल्डर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 100, फिर 5,000, 50,000, फिर यहाँ पे 3700। जब इनको कैलकुलेट किया तो 53,800 आ गया। तो अकाउंट जो है ना क्या हो गया, जो एनालाइज होता, बैलेंस शीट जो थी इसकी वो एनालाइज हो गई, यानी कि जो बैलेंस शीट थी जो इसकी जो है ना बैलेंस हो गई। लास्ट में इसकी शीट को हमें बैलेंस करना है फ्रॉम द इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्ड इक्विटी। तो यहाँ पर आपने ये करना है, और यहाँ पर ये जो सारे हैं इनकम स्टेटमेंट डेटा है, ये सारा क्या है, इनकम स्टेटमेंट डेटा था, ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी ट्रांजेक्शन्स थी जो इशू स्टॉक टू द ओनर हो रहा था। तो यही लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम कर रही है तो बता दीजिएगा। ये मैं अकाउंट्स जो है ना, ये 50 जो है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन स्टूडेंट्स को नीड है, एनालाइज नहीं करने आता, तो वो आप इसको कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।